गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन रेगुलर लिखिए, आप पीडीएफ से चेक भी करिए, ट्रांसक्राइब भी करिए और डेली डिक्टेशन लिखें। फिर चाहे एडिटोरियल डिक्टेशन हो या मिक्स डिक्टेशन हो या जीवनी डिक्टेशन हो, डिक्टेशन सारी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कोई भी डिक्टेशन आपको कहीं से भी मिले उसे आप ज़रूर लिखें और चेक भी करें और ट्रांसक्राइब भी करें साथ ही साथ। और जो भी चैनल पर नए आए हो सभी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड कोई सजेशन हो आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। ओके, नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जो कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। डिक्टेशन 10 मिनट का डिक्टेशन होगा तो आप ज़रूर लिखें। और नेक्स्ट डिक्टेशन इसी में होगा 90 वर्ड पर मिनट का, वो भी 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। अभी आप लिखिए 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। ओके स्टार्ट। ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम भारत की महान विभूतियों में शामिल किया जाता है। वह एक मूर्धन्य समाज सुधारक और शिक्षक रहे, परंतु क्या आपको पता है कि उनके भीतर इन मूल्यों की अलख किसने जगाई थी? विद्यासागर को ये संस्कार किसी और से नहीं बल्कि उनकी माँ से मिले थे। इस मामले में एक दृष्टांत उल्लेखनीय है। विद्यासागर जब छोटे थे तो एक दिन सुबह उनके द्वार पर एक भिखारी आया। उसे हाथ फैलाए देखकर उनके मन में करुणा उमड़ी। वह तुरंत घर के भीतर गए और अपनी माँ से कहा कि भिखारी को कुछ दे दिया जाए। माँ के पास उस समय कंगन के सिवाय देने के लिए कुछ और न था। उन्होंने अपना कंगन उतारकर बालक ईश्वर चंद के हाथ में रख दिया और कहा कि जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे उस दिन मेरे लिए दूसरा बनवा देना। अभी इसे बेचकर जरूरतमंद की मदद करो। पैराचेन। बड़े होने पर ईश्वर चंद विद्यासागर अपनी पहली कमाई से माँ के लिए सोने के कंगन बनवाकर ले गए और उनसे कहा, माँ, आज मैंने बचपन का तुम्हारा वह कर्ज उतार दिया। इस पर उनकी माँ ने कहा, बेटे, मेरा कर्ज तो उस दिन उतर पाएगा जिस दिन किसी और जरूरतमंद के लिए मुझे ये कंगन दोबारा नहीं उतारने होंगे। माँ की यह सीख ईश्वर चंद विद्यासागर के दिल को छू गई और उन्होंने प्रण किया कि वह अपना जीवन गरीब दुखियों की सेवा करने और उनके कष्ट निवारण में व्यतीत करेंगे। और उन्होंने जीवन पर्यंत ऐसा किया भी। पैराचेन। यह दृष्टांत दर्शाता है कि हमारे समाज में परिवार को पहली पाठशाला और माँ को पहली गुरु क्यों कहा गया है? माता द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा ही हमारे जीवन को एक सही दिशा देती है। जो लोग उस
शिक्षा को सही रूप में आत्मसात कर लेते हैं उनका जीवन मिसाल बन जाता है। प्रत्येक महापुरुष का जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहीं जो लोग उस शिक्षा की अनदेखी करते हैं वह राह से भटक कर अपने जीवन को निरर्थक बना देते हैं। पैरा चेंज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस दौर की एक चमत्कृत तकनीक बन गई है, क्योंकि यह मौसमी दुविधाओं को दूर करने में भी सक्षम है, तो इसमें कृषि क्षेत्र की काय पलट करने की भरपूर कुव्वत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि AI की मदद से किसानों को बाजार इनपुट, डाटा, सलाह, क्रेडिट और बीमा जैसी सुविधाएं आसानी से मुहैया कराई जा सकती है। इससे किसान सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री की सोच को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर और गूगल ने कई ऐसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने की कोशिश की है जो पानी से जुड़े हैं। साथ ही सामाजिक उद्यमियों, विशेषज्ञों और सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर समझा जा सके। पैरा चेंज। पिछले कई वर्षों से विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि AI किसानों के काम का बोझ घटाने में उपयोगी है। उनका मानना है कि अगर भारत के कृषि क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाए तो समग्र खाद्य श्रृंखला आपूर्ति में सुधार किया जा सकता है। AI की मदद से किसानों को मौसम में बदलाव, प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। यदि किसानों को मौसम या प्रदूषण के स्तर को लेकर समय से सटीक जानकारी मिल जाए तो वे जान सकते हैं कि किस फसल के लिए कब तैयार होना है। इसके अलावा आज जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं उसका असर मिट्टी पर भी पड़ रहा है। AI की मदद से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बेहतर जानकारी भी दी जा सकती है। पैरा चेंज। एक जर्मन स्टार्टअप पीट ने AI पर आधारित प्लॉटिक्स नामक ऐप विकसित किया है। इस ऐप की मदद से किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है। यह भी बताया जाता है कि पेड़ में किस तरह के कीड़े मिल सकते हैं और कौन सा कीटाणुनाशक उनके लिए सही रहेगा।
यह ऐप इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किसानों को बस अपने स्मार्टफोन से पेड़ की फोटो खींचनी है और उन्हें हर जानकारी तुरंत मिल जाती है। पैरा चेंज। विश्व की जनसंख्या में वृद्धि के साथ कृषि योग्य भूमि की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। इसलिए लोगों को कृषि के संदर्भ में अधिक रचनात्मकता होने एवं नए कौशल सीखने की आवश्यकता है। इसके तहत कम भूमि में उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर देना होगा। आजादी के बाद से भारत में कृषि में सुधार के कई बड़े प्रयासों के बावजूद आज भी यह क्षेत्र मानसून की अनिश्चितता, आधुनिक उपकरणों की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के बीच और खाद्य असुरक्षा जैसी चुनौतियों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसा नवाचार कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। स्टॉप। नेक्स्ट डिक्टेशन होगा आपका 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, जो कि 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर लिखें। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। स्टार्ट। दिल्ली न्यायालय ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए समान नागरिक संहिता को वक्त की ज़रूरत बताकर एक बार फिर इस मसले पर जारी बहस को बल प्रदान करने का काम किया है। अब इस मसले पर केवल बहस ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि आगे भी बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने में ज़रूरत से ज़्यादा देर हो चुकी है। समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की दिशा में केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ा जाना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी अपेक्षा की थी, बल्कि इसलिए भी बढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे कई समस्याओं का निराकरण होगा और हमारा समाज अधिक समरस एवं एकजुट दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि समान नागरिक संहिता बन जाने के बाद अलग अलग समुदायों के लिए शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेने की प्रक्रिया और विरासत से जुड़े अधिकार एक जैसे हो जाएंगे। आखिर इसमें क्या कठिनाई है? कठिनाई है तो इच्छा शक्ति का अभाव और कुछ राजनीतिक दलों की संकीर्णता। पैराचेन। यह समझ आता है कि संविधान लागू होने के तत्काल बाद का वक्त समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए अनुकूल न रहा हो, लेकिन बीते 7 दशकों में बहुत कुछ बदल चुका है और अब भारतीय समाज इस संहिता में ढलने के लिए तैयार है। इसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह कहकर रेखांकित किया कि आज का भारत जाति, मजहब और समुदाय से ऊपर उठ चुका है और इनसे जुड़ी बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। उसने यह भी पाया कि तेजी से हो रहे इस परिवर्तन के कारण अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह में समस्या आ रही है। वास्तव में बात केवल इतनी ही नहीं है, बात यह भी है कि कुछ समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने के मामलों में पर्सनल लॉ लागू होने के कारण
महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। बेहतर होगा कि केंद्रीय सत्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के विचारों को गंभीरता से ले और समान नागरिक संहिता पर सार्थक बहस के लिए इस संहिता का कोई मसौदा तैयार करे। यह काम इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिक संहिता की जरूरत जता चुका है। एक तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और इस राज्य के किसी भी समुदाय ने शायद ही कभी यह कहा हो कि उसे इस संहिता से समस्या पेश आ रही है। आखिर जो काम गोवा में हो सकता है वह शेष देश में क्यों नहीं हो सकता? यह वह सवाल है जिस पर उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से समान नागरिक संहिता के खिलाफ खड़े रहते हैं। पैरा चेंज। कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक शांत होने के बाद पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू खत्म करके उचित ही किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कहा है कि पॉजिटिव केस अब बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए कोरोना को लेकर सरकार को कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू खत्म करने के साथ ही बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल इत्यादि खोलने की मंजूरी देना भी समय की मांग थी, क्योंकि लंबे समय से पाबंदियों के कारण आर्थिक हालत पतली हो गई है। अनेक लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यह बहुत जरूरी है कि यथाशीघ्र अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को नजरअंदाज न किया जाए। मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने छूट देने के साथ ही टीकाकरण पर जिस तरह जोर दिया है वह बहुत आवश्यक है। बार, रेस्टोरेंट में जाने वालों के लिए वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी होने की शर्त लगाकर सरकार ने उचित ही किया है। दरअसल प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। अभी तक राज्य में 70 लाख लोगों यानी लगभग 1/4 आबादी को ही पहली डोज लग सकी है। दूसरी डोज तो सिर्फ 13 लाख लोगों को लगी है। 16 जिलों में वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण टीकाकरण का कार्य ठप हो गया है। कई जिलों में टीकाकरण केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। यह अच्छी बात है कि अब लोगों में वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूकता देखी जा रही है। रोजाना कम से कम 1 लाख लोगों को टीका लगाया जाना था, लेकिन आजकल आंकड़ा 25,000 से ऊपर नहीं पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। केंद्र सरकार से लगातार तालमेल बनाकर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। चूंकि प्रदेश में एक दिन में 6 लाख लोगों के टीकाकरण का रिकॉर्ड बन चुका है, इसलिए यदि वैक्सीन की कमी न हो तो यथाशीघ्र ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने में संसाधनों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरोना से प्रदेश में अब भी रोजाना 8-9 लोगों की जान जा रही है, इसलिए टीकाकरण में किसी भी तरह की सुस्ती भारी पड़ सकती है। पैरा चेंज। अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर राष्ट्र ने ही नहीं अपितु कई अन्य देशों ने भी
जिस प्रकार उनको श्रद्धांजलि दी वह स्वामी विवेकानंद के इस कथन की मनुष्य अपार शक्ति का भंडार है। आवश्यकता उसे सही दिशा देने की है को ही चरितार्थ करती है। एक फल विक्रेता के पुत्र को फिल्म उद्योग के साथ साथ अनगिनत संस्थाओं की ओर से सम्मान मिला तो यह उनकी कड़ी मेहनत, लगन व ऊर्जा से। युवा पीढ़ी को इससे सीख लेनी चाहिए। भारतीय सिनेमा के इस भीष्म पितामह के साथ वास्तव में राज कपूर, देवानंद, शम्मी कपूर वाले एक युग का अवसान हुआ है। कालजयी फिल्म आनंद में एक संवाद है कि जिंदगी लंबी नहीं अपितु बड़ी होनी चाहिए। दिलीप साहब ने तो दोनों तरह के जीवन का आनंद लिया। अधिसंख्य युवाओं वाले इस राष्ट्र को ऐसे हस्ती की जिंदगी से प्रेरणा लेना ही उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि होगी। सिनेमा पर उनकी गहरी छाप इतिहास में हमेशा कायम रहेगी। स्टॉप।